नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुल सिंह। जी हां, लखनऊ से यह खबर सामने आ रही है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैठक की। कई समुदाय वर्गों के लोग भी इस मीटिंग में शामिल रहे। बैठक में पार्टी से जुड़े बड़े पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। पार्टी के जनाधार को बढ़ाने को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के भी निर्देश दिए गए हैं। पार्टी के लोग कैडर पर भरोसा करें, मायावती ने यह बात कही है इस बैठक के दौरान। ऐसे नेताओं पर जो स्वार्थी हैं उन पर भरोसा ना करें। गरीबों की मदद लगातार जारी रहनी चाहिए। ये तमाम बड़ी बातें कही हैं मायावती ने अपनी बैठक के दौरान। पार्टी के जनाधार को बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। तो देखा जा रहा है कि मायावती भी अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है पूरी तैयारी के साथ। और जहां बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन अब बीएसपी भी अपनी ताकत जोड़ने में जुट गई है। यानी कि ये बड़ी बैठकों का दौर जारी है, जहां एक तरफ पंजाब में भी आगामी चुनाव को देखते हुए बीएसपी ने अकाली दल से गठबंधन का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में भी ये बैठक हुई और कई समुदाय वर्गों के लोगों के साथ ये मीटिंग हुई। और मायावती ने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं, क्योंकि इस बैठक में तमाम पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी के जनाधार को बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि खास तौर पर उन लोगों पर ध्यान ना दिया जाए जो स्वार्थी हैं। पार्टी के लोग कैडर पर भरोसा करें, जो स्वार्थी हैं उनसे दूर रहें। ऐसे नेताओं पर जो स्वार्थी हैं उनसे दूर रहें। तो लगातार लोगों की मदद करना जारी रखना चाहिए, ये भी बात कही है मायावती ने। तो एक तरफ ये देखा जा रहा है कि 5 राज्यों में विधानसभा जो चुनाव होने हैं उसको लेकर हर दल अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है, कामयाबी हासिल करने की कोशिश। और बीएसपी भी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और इसी को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर अब बीजेपी के साथ साथ तमाम दल भी अब पूरी कोशिश में लग चुके हैं। तो जैसा कि लगातार मायावती की ओर से यह देखा जा रहा था कि पार्टी से निष्कासन की प्रक्रिया जारी थी। अभी तक कई बड़े दिग्गज नेताओं को निकाला जा चुका है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। चाहे वो लालजी वर्मा की बात कर ले या फिर रामप्रकाश राजभर की बात कर ले। और ऐसे में पार्टी कितनी मजबूती के साथ खड़ी होगी यूपी में, ये देखना होगा। कई समुदाय वर्गों के लोग के साथ मीटिंग जारी है। बैठक में पार्टी से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद हैं। तो बसपा प्रमुख मायावती अब यूपी में चुनाव की रणनीति पर उन्होंने आज चर्चा की है। और ये देखना होगा कि इन चर्चाओं के बाद क्या कुछ आखिर निकलकर सामने आता है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में अब बीएसपी भी जुट गई है। तो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को अपने कैडर के साथ ही सब समाज को जोड़ने के फॉर्मूले पर भरोसा है। तो चुनावी रणनीति के लिए उन्होंने जोर दिया है कि पार्टी को सत्ता हासिल करनी है तो मिशनरी भावना के साथ काम करना होगा। और इसके अलावा कार्यकर्ताओं को अपने ही बिकाऊ नेताओं से सावधान रहने की मायावती ने सलाह दी है। तो जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शनिवार को ही पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर कई वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की, नेताओं से फीडबैक भी लिया और साथ ही साथ सीधे तौर पर दूसरे दलों पर वार भी किया है। किस किस पार्टी को कितना चंदा मिलता है, इन सभी को लेकर मायावती सामने आई। ये तमाम बातें उन्होंने कही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गरीब शोषित के हक के लिए संघर्ष जारी रखना है। मूल रूप से
कैडर पर आधारित पार्टी है बीएसपी, ये तमाम अहम बातें कही हैं। तो बीएसपी चीफ मायावती ने निर्देश दिया है कि जमीनी तैयारी और मजबूती के लिए छोटी छोटी कैडर बैठकें मिशनरी भावना के साथ जारी रखना है। संगठन की मजबूती के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के लोगों को कैडर बैठक का सहारा लेना है। और हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, तो वहीं सहारनपुर से हमारे संवाददाता आलोक तनेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अभी तक ये देखा जा रहा था कि बीजेपी में हलचल हो रही थी, यानी कि पार्टी को मजबूत करने की पूरी तैयारी, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि मायावती भी मैदान में उतर चुकी हैं। वो भी ये बात कही जा रही कि कैडर मिशनरी भावना के साथ ही बैठक की जाए। सुप्रीमो मायावती ने गोपनीय बैठक की और बैठक में बड़े नेता समेत जो कार्यकर्ता है वो सभी शामिल हुए और ये बड़ी संख्या में बैठक की गई। और साफ तौर पे मायावती जो है अब एक्टिव मोड में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव लगभग 8 महीने बाद है। जहां भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मची हुई है, उठापटक मची हुई है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब एक्टिव दिखाई दे रही। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल बैठक की थी और बैठक में विभिन्न समुदाय के वर्गों के लिए ये मीटिंग की गई थी और उन्होंने कहा था कि पार्टी से जुड़े सभी पदाधिकारी मौजूद रहे, क्योंकि सभी पदाधिकारी मौजूद है तो और पार्टी में जनाधार को बढ़ाने की चर्चा की गई कि पार्टी को कैसे आगे ले जाएगा। जैसे अकाली दल के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन किया है और वो उसके साथ लड़ेंगे चुनाव, तो जाहिर सी बात है मायावती उत्तर प्रदेश में नहीं अन्य राज्यों में भी अब एक्टिव दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि साफ तौर पर पार्टी का जनाधार बढ़ाया जाए और ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को पार्टी के जनाधार को लेकर अब मन में डर पैदा हो गया है और बसपा सुप्रीमो मायावती का साफ तौर पर कहना है कि जनाधार बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव 2022 का जो चुनाव होना है उसको लेकर तैयारी को चर्चा की गई, क्या क्या रणनीति होनी चाहिए और किस आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां अब एक्टिव मोड में हो गई है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और अब बसपा जो कि अब एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। और 2022 की रणनीतियों को लेकर उस पर चर्चा की गई, मीटिंग की गई और कहीं ना कहीं पार्टी के जो नेता है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो स्वार्थी नेता है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कहा कि जो स्वार्थी नेता है, जो बिकाऊ नेता है, उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए और पार्टी को कमेटी के आधार पर ही रहना चाहिए, नेताओं से कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। और साथ ही ऐसे को जो उन्होंने कहा कि जैसे कई नेता हैं जो स्वार्थी हैं, वो कहने का अपना स्वार्थ देखते हैं, टिकट हमारी ओर से लेते हैं और वो जीत लेते हैं, उसके बाद वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं बच के रहना चाहिए। और हमेशा दलितों की आवाज उठाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ ये बात कही है कि दलितों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज बसपा हमेशा उठाती आई है और आगे भी उठाई जाएगी और इसके लिए हमेशा ये बसपा का जो मिशन है वो लगातार चलना चाहिए। और बसपा सुप्रीमो मायावती अब एक्टिव दिखाई दे रही है कि 2022 के चुनाव के लिए, हालांकि कोई अहम भूमिका उनकी पंचायत चुनाव में नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनकी पार्टी के जनाधार खोने का डर उनके मन में आ चुका है और बसपा सुप्रीमो अब कहीं ना कहीं जनाधार बचाने में जुट गई हैं। बिल्कुल, और ये देखा जा रहा है कि एक के बाद एक पार्टी से निष्कासित भी किया है तमाम दिग्गजों को और वो चेहरे निष्कासित किए गए हैं जो पार्टी की स्थापना से शामिल थे पार्टी में। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात, चाहे रामजी गौतम हो या अन्य वो नेता जो बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ हमेशा रहे, उनके करीबी नेता रहे हैं और काशीराम के समय से कहीं ना कहीं पार्टी जब स्थापित हुई थी, उस पार्टी स्थापना के समय से लगातार बसपा से जुड़े रहे। उनको बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनका साफ तौर पर कहना है जब भी उनको निशासित किया था कि पार्टी गतिविधियों में इनकी कहीं संलिप्तता पाई गई, पार्टी के विरोध में गतिविधियां इनकी पाई गई, तो इसलिए इनको हटाने का काम किया गया है। हमेशा बसपा सुप्रीमो मायावती जब किसी को भी हटाते तो पार्टी गतिविधियों की ही आरोप लगाती है, साफ आरोप नहीं साबित कर पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरह से दिन से दिन बसपा से नेता चले जा रहे हैं, बड़े दिग्गज नेता चले आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लगातार जो उत्तर प्रदेश में जनाधार खो चुकी है बसपा, हमेशा दावे लाग किए हों लेकिन जनाधार अब उत्तर प्रदेश में खो चुकी है बसपा, अब बसपा उसको पाने की कोशिश कर रही है और अब एक्टिव करके ये बताना चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती या बसपा का जनाधार अभी बचा हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं दलितों और शोषितों और वंचितों की लड़ाई जो लड़ता है उससे बसपा सुप्रीमो है। बिल्कुल, और ये भी देखा गया कि बसपा के कई कार्यकर्ताओं ने, जो कि काफी लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे, खुद भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। जितेंद्र, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
तो ये देखा जा रहा है कि पार्टी को मजबूत करने की पूरी तैयारी में हालांकि बसपा तो जुटी हुई है, लेकिन ये देखना होगा कि आखिर आगे तैयारी कैसी देखी जाती है, आखिर क्या कुछ हल निकाला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बसपा अब यूपी में कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि गरीबों की पार्टी कहा है बसपा को, लेकिन ये देखना होगा कि आगे इस मत के साथ कैसे बीएसपी आगे बढ़ती है, मायावती इस मत के साथ आगे कैसे बढ़ती हैं, क्योंकि बसपा के कई कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा भी दिया था और कई वजहों से नाराज भी थे। रामअचल राजभर को बसपा से निष्कासित किया गया, लालजी वर्मा को बसपा से निष्कासित किया गया। मतलब देखा जा रहा है कि पार्टी के कई वरिष्ठ जो अभी तक नेता रहे हैं उनको निष्कासित किया जा चुका है, जो काफी लंबे समय से पार्टी के साथ रहे। और बीजेपी नेता राम हृदय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम हृदय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी जी जी, धन्यवाद, नमस्कार। राम हृदय जी, ये देखा जा रहा है कि अभी तक तो आपकी पार्टी भी पूरी कोशिश में जुटी हुई थी कि सांगठनिक तौर पर पार्टी को मजबूती दी जाए, लेकिन अब बसपा भी देखिए, चाहे वो पंजाब की बात कर ले, अकाली दल के साथ जिस तरीके से जुड़ने की पूरी कोशिश है और ऐलान भी कर दिया है बसपा ने, और दूसरी तरफ मायावती मौजूदा समय में बैठक करने में भी लगी हुई हैं, तैयारियों में भी जुटी हुई हैं। क्या कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि दूसरी बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार खसक चुका है और पूरी तरीके से जो दलित वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है, पिछड़ा समाज का वोट जुड़ चुका है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित और पिछड़ा समाज लगा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी अपने मूल जो विचारधारा से भटक चुकी है और जो पैसा लेकर के टिकट देना, किसी से मिलना नहीं, और पदाधिकारी भी पैसा लेकर के बनाना, प्रत्याशी भी पैसा लेकर के बना, तो इससे जो मूल कोर कैडर वोट है वो हट चुका है। अब वो जोड़ तोड़ की राजनीति करने में लगी हुई है कि किसी तरह से हमारी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता बचे रहे, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी की भी मान्यता इनके खतरे में है। और इसीलिए उन्होंने शिरोमणि अकाली दल से पंजाब में गठबंधन किया है और उत्तर प्रदेश में उनसे कोई भी पार्टी गठबंधन करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके रवैये से सब वाकिफ है। इसलिए आज मायावती जी को ऐसा मुंह देखना पड़ रहा है, क्योंकि अपनी विचारधारा से भटक चुकी है। जिस मानव कांशीराम जी ने बसपा मिशन के लिए बनाई थी, वो पूरी की पूरी पार्टी जो है कि कमीशन में तब्दील हो चुकी है। वहां तो पैसा दीजिए और प्रत्याशी बनिए, यही सिस्टम चलता है, इसलिए वहां कोई अब रहना नहीं चाहता है। बिल्कुल, लेकिन देखिए 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां बसपा ने मात्र 19 सीटों पर ही जीत हासिल की थी, और इस बार भी बसपा का ये कहना है, मायावती का ये कहना है कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, आगे अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। क्या लग रहा है आपको, 2017 में 19 सीटें जीतने के बाद क्या 2022 में वही पुरानी पकड़ बना पाएंगी मायावती? जी बिल्कुल, आपने सत्य बात कहा। 2017 में 19 सीटें जीतने के बाद 2022 में पुरानी पकड़ भी नहीं बना पाएंगी और 19 से अब पूरी विधानसभा में शून्य पे आ जाएंगे, जिस तरह से 2014 के लोकसभा में शून्य पे हो गई थी। अब इनसे कोई गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में किससे गठबंधन करेगी, क्योंकि 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया और गेस्ट हाउस कांड में समाजवादी पार्टी से के अराजक तत्वों से बचाया। तो उस समय जब ये भारतीय जनता पार्टी का एहसान नहीं मानी, तो अब पूरा का पूरा दलित समाज इनकी चालाकियों से, बारीकियों से इनसे अब जान चुका है और इनको त्याग चुका है, छोड़ चुका है। पूरा दलित पिछड़ा समाज और भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो चुका है। इसलिए अब बहुजन समाज पार्टी का कोई मतलब नहीं रह गया है चुनाव में। लेकिन अब क्या कह सकते हैं आप, क्योंकि देखिए मायावती का ये कहना है कि गरीबों को ध्यान में रखते हुए, कई समुदाय और वर्गों को ध्यान में रखते हुए पार्टी आगे बढ़ेगी, क्योंकि पार्टी गरीब तबकों का ध्यान रखती है। क्या आप बसपा को एक बड़ी चुनौती के रूप में देख पा रहे हैं? मायावती को एक जिस तरीके से वो अब चुनावी मैदान में उतरी हुई है, क्या बड़ी चुनौती के रूप में देख पा रहे हैं आप? नहीं, हम कोई बड़ी चुनौती के रूप में उनको नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए कि गरीब बसपा के साथ है ही नहीं। बसपा धन्ना सेठों
है और वहाँ कोई गरीब से लेना देना नहीं है, न कोई वहाँ गरीबी की बात है, न गरीब को वहाँ प्रत्याशी बनाया जाता है, न टिकट दिया जाता है। गरीब तो उनके एजेंडे में नहीं है, केवल पूरी बकवास है। गरीब तो आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, जिसने गरीबों को सबसे पहले गैस कनेक्शन से लेकर के बिजली से लेकर के तो 5 किलो गेहूं हो, चावल हो, राशन हो, किसान पेंशन हो, ये सब देने की चिंता अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसलिए गरीब के एजेंडे में बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं रही और हमेशा वो तो अमीर के एजेंडे में रही और वो दलित की पार्टी न होकर दौलत की पार्टी बन चुकी। चलिए, ये आपकी प्रतिक्रिया है कि अब जिस तरीके से बसपा पहले थी वो अब नहीं रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राम हृदय जी तमाम बातचीत के लिए। तो ये देखा जा रहा है कि बसपा जिस तरीके से अब आगे आई है, आगे कैसे बढ़ती है, क्योंकि पहले ही ये देखा जा रहा है कि 7 विधायक अब सिर्फ बसपा के पास बचे हैं। तो बसपा आखिर किस तरीके की रणनीति बनाती है, मायावती किस तरीके से पार्टी को मजबूत करती है, ये एक बड़ा सवाल भी बना हुआ है और ये पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती भी बनी हुई है कि यूपी में वापस से पकड़ कैसे बनाई जा सके। क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान भी देखा गया कि बसपा का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। प्रतिक्रियाएं भी जो देखी गई बसपा के लिए अब वो बहुत ही मंद देखी जा रही है। यानी कि जितेंद्र हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या कहा जाए, एक तरफ देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो नेता हमारे साथ राम हृदय जी जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि किसी भी बड़ी चुनौती के रूप में अब बसपा को हम नहीं मान रहे हैं। जहां एक वो भी वक्त था जब मायावती को एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज का ये वक्त है कि अब 7 विधायक अब बसपा के पास बचे हुए हैं मात्र। अंजलि, देखिए, वो दौर कुछ और थे जब बसपा सुप्रीमो मायावती की हनक उत्तर प्रदेश में दिखाई देती थी और आज बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी जनाधार खो चुकी है यूपी में। क्योंकि लगातार जिन पार्टियों से, जो राम हृदय जी ने बात कही कि जिन पार्टियों से उन्होंने गठबंधन किया है, उनकी कहीं ना कहीं एहसान नहीं माना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। लोकसभा में भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन किया, उसके बाद अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि हमें सिर्फ अपने दलितों का वोट मिला है, यादवों का वोट नहीं मिला, हमारे जो सांसद जीते गए उसकी वजह से नहीं जीते हैं और कहीं ना कहीं यादव सपोर्ट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी पे भी आरोप लगे। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया बसपा सुप्रीमो को, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती की हमेशा ही रणनीति ही रही है, वो किसी का एहसान नहीं मानती और कहीं ना कहीं जब भी मुख्यमंत्री बनी थी, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश में जब बसपा मायावती बनी थी, हमेशा उनकी शक्ति दिखाई देती थी और अच्छा शासन भी दिखाई देता। लेकिन अब जो समय है, आज का जो समय है, इस समय बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा का जनाधार नहीं बचा है। बड़ी कम संख्या में विधायक उनके पास है, सांसद कम है उनके पास। अब धीरे धीरे जनाधार होती जा रही है। शायद इसीलिए उनके मन में अब डर आया है कि 2022 में हम अच्छा प्रदर्शन करें और कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत कैसे करेंगे मायावती, क्योंकि पार्टी तो अब पहले से काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है। खुद मायावती ने अपने विधायकों को निष्कासित किया है पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते या फिर तमाम अटकलों के बीच कि उनके विधायक दूसरी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। मात्र इन अटकलों के बीच अपने ही विधायकों को निष्कासित कर दिया। तो ऐसे में पार्टी मजबूत अब कैसे होगी जमीनी स्तर पर? हमेशा बसपा सुप्रीमो मायावती ने सिर्फ दलितों की बात करी है, शोषितों की बात की, वंचितों की बात की और वो हमेशा यही कहती है कि दलितों की लड़ाई हमने लड़ी है। और शायद वो समय था जब बसपा सुप्रीमो मायावती दलितों की लड़ाई लड़ती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती किसी के साथ, कोई समय आ गया उत्तर प्रदेश में कोई भी इनसे गठबंधन नहीं करना चाहता है। हालांकि पंजाब में अकाली दल के साथ उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन यूपी में बात करें, चाहे अखिलेश यादव से पूछा जाए या भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए या और अन्य किसी पार्टी से, तो कोई भी उनसे गठबंधन नहीं करना चाहता। तो वो हमेशा कहीं ना कहीं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चाहे अपने बयानों में हमेशा दूसरी पार्टी पे निशाना साधते आए हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि वो विपक्षी पार्टी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिसके साथ गठबंधन किया उसी के साथ धोखा करने का हमेशा जो नेता निष्कासित किया जा रहा है, उन्होंने सिर्फ आरोप लगाया कि बसपा सुप्रीमो मायावती सिर्फ जो धन्ना सेठ हैं, जो पैसे वाले हैं, उन्हीं को टिकट देते हैं और कहीं ना कहीं वहां किसी की सुनवाई नहीं है। देखिए, बड़ी संख्या में कहा जा सकता है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी बसपा के पुराने नेता है और दिग्गज नेता थे और कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीति भी शुरू की। तो जाहिर सी बात है कि वो जब पार्टी को इनको निकाल दिया गया, तो ऐसे राम जी गौतम को निकाल दिया गया, तो बड़े नेता के आखिरकार कौन काम संभालेगा और उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति लेके आएंगी? लॉ एंड ऑर्डर का हो सकता है मुद्दा लेके आए, हो सकता है दलितों की बात में एक बार फिर वो जाने की कोशिश करे। लेकिन आप आज की तारीखों में देखिए तो बसपा सुप्रीमो या यूं कहें
बीएसपी का कहीं भी कोई भी अस्तित्व साफ नहीं दिखा दिया। क्या रणनीति लेके आती है बसपा सुप्रीमो, ये तो सियासत है, सियासत में क्या करती है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन बने हमारे साथ, और बीएसपी नेता मुनकद अली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनकद अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। मुनकद अली जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो देखा जा रहा है कि पार्टी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। तो पार्टी के लिए कई बड़े झटके देखे जा रहे हैं। रामअचल राजभर और लालजी वर्मा का निष्कासन इन नेताओं के लिए ही नहीं, बसपा के लिए भी बड़ा झटका रहा। और चाहे वो पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर ले, बसपा में पहली कतार के सभी प्रमुख पिछड़े नेता और बसपा छोड़ चुके हैं या फिर निष्कासित किए जा चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बीएसपी के लिए एक बहुत ही बड़ा चेहरा थे, लेकिन उन्होंने भी पार्टी को छोड़ना सही समझा और ऐसे में अभी तक देखा गया है कि 9 विधायक निलंबित किए जा चुके हैं या फिर वो खुद पार्टी छोड़ चुके हैं। और जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि पार्टी के जो तमाम प्रमुख चेहरे रहे हैं वो अब पार्टी से जा चुके हैं। हालांकि देखिए, पंजाब में ये पूरी कोशिश है, एक तरफ मायावती की अकाली दल के साथ गठबंधन जो किया है, आगे देखना होगा कि चुनाव में किस तरीके की तैयारी होती है। और दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो रामअचल राजभर की बात करें, लालजी वर्मा की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि एक बड़ा चेहरा थे बीएसपी के लिए, वो भी साथ छोड़ चुके हैं। तो अब आखिर बीएसपी कहां से रास्ता निकालेगी? 9 विधायक पहले ही जा चुके हैं बीएसपी के खाते से। अब देखिए, शायद बसपा सुप्रीमो के मन में डर आ गया था, तभी वो पंजाब की ओर उन्होंने रुख किया और कहीं ना कहीं अकाली दल के साथ समर्थन किया, गठबंधन किया। तो जाहिर सी बात है कि यूपी में उनका अस्तित्व उनको दिखाई नहीं पड़ा और मन में डर आ चुका है बसपा सुप्रीमो मायावती का कि हम यूपी में जो सियासत करते थे, हम दिन पे दिन नीचे चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें प्रमुख पार्टियों में हमारा नाम नहीं आ रहे हैं। और जिन पार्टियों को बात की जाए, जिन नेताओं को और जिन दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ी, तो शायद वो कहीं ना कहीं आज उनका भविष्य कहीं उच्च स्तर पे दिखा। स्वामी प्रसाद मौर्य को अब देख लीजिए, बसपा को छोड़कर जब वो भारतीय जनता पार्टी पे तो आए तो आज मिनिस्टर हैं वो, और कहीं ना कहीं श्रम मंत्रालय भी उनके पास है, श्रम मंत्री भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो हमेशा बसपा की जो तारीफ करते नहीं थकते थे स्वामी प्रसाद मौर्य, आज वो बसपा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हमेशा नेताओं का एक ही आरोप है कि ये तानाशाही रवैया अपनाती हैं, कहीं ना कहीं किसी को सुनने नहीं सुनती हैं और कहीं ना कहीं हम जब बात रखने जाते हैं तो बसपा सुप्रीमो हमारी बात भी नहीं सुनती हैं। केवल उनको धन से मतलब है, धन जितना देंगे उतनी टिकट देंगे, ऐसे कई आरोप जो बसपा में नेता रहे उन्होंने लगाया। लेकिन क्या स्ट्रेटेजी अपनाती है बसपा सुप्रीमो मायावती, क्योंकि अब वो अकाली दल की ओर रुख कर चुकी हैं। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में किस तरह से नेताओं को जोड़ेंगी, क्योंकि कोई प्रमुख नेताओं की बात करें तो शायद बसपा में आज प्रमुख नेता कोई बड़ा नेता नहीं बचा, कोई नया चेहरा नहीं बचा है कि वो कहीं ना कहीं दिग्गज के तौर पर सामने आए। तो साफ तौर पर बसपा सुप्रीमो परेशान है। उत्तर प्रदेश में जनाधार जो खो चुके हैं, बसपा में कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में एक बार जनाधार वापस ले जाए। आप देखते हैं कि बसपा सुप्रीमो 2022 की रणनीति पर क्या जो सियासी विषाद बिछा रही हैं, वो किससे संपर्क करती है, किससे गठबंधन करती है। हालांकि हमेशा जब चुनाव आता है तो बसपा सुप्रीमो यही बात कहती है कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन क्या यह अस्तित्व इनका है ऐसा कि वो अकेले चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ सके? क्या उत्तर प्रदेश में उनकी सियासी जो बिछा रही है वो किस आधार पर बिछाएंगी? देखिए, कयास जितेंद्र ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद बीएसपी सुप्रीमो मायावती कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर सकती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस भी अभी अपना जनाधार तलाशने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ मायावती के सामने भी यही बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में क्या कयास लग रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की बात की जाए तो हमेशा कांग्रेस पे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो दिग्गज नेता हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, हमेशा कैसे कभी जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उनसे सवाल जब होता है तो वो साफ कहते हैं कि हम बसपा से गठबंधन नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस अकेले दम पे ही लड़ेगी। देखिए अंजलि, कांग्रेस की स्थिति और बसपा की स्थिति में थोड़ा सा फर्क है। कांग्रेस अभी भी प्रदेश अध्यक्ष जो है उनको जीवित रखे हुए हैं और एक्टिव मोड में दिखाई देती है, लेकिन बसपा एक्टिव मोड में नहीं दिखाई दी, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती आके प्रेस नोट जारी कर देती हैं, सड़कों पे उनके नेता नहीं दिखाई पड़ते, विधायक नहीं दिखाई पड़ते,
विरोध करता कोई नहीं दिखाई पड़ता, तो आखिरकार जनता किस आधार पर उनको चुने, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हमेशा जब विरोध होता है, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़े हो, महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, तो हमेशा कहीं ना कहीं कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस हमेशा एक्टिव बोर्ड में दिखाई देती है और सड़कों पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बने तब से ज्यादा एक्टिव हो गए और हर मुद्दे को प्रदेश अध्यक्ष उठाते हैं। और बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी से एक भी नेता बता दीजिए उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करता हो। बिल्कुल। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ और वरिष्ठ पत्रकार अनिल मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं फिलहाल बीएसपी की हलचल को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी धन्यवाद। अनिल जी, जिस तरीके से आप और हम देख पा रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती अब अचानक से बैठक कर रही हैं, अकाली दल के साथ पंजाब में गठबंधन का भी ऐलान किया है, सीटों का भी बंटवारा होगा जाहिर तौर पर जब गठबंधन का ऐलान किया है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की गतिविधियों की बात की जाए, हाल ही के दिनों में मायावती कहीं ना कहीं पीछे होती चली गई, उनकी जो पार्टी है वो बहुत पीछे चली गई क्योंकि सक्रियता नहीं देखी गई इतने सालों में। अब जब अचानक से मायावती बैठक कर रही हैं और उन्होंने गरीब तबके का जिक्र करते हुए कहा है कि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, तो महज इन एक शब्दों में क्या 2022 के चुनाव की पूरी रणनीति तैयार हो जाएगी? क्या लग रहा है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मायावती को पिछले 3 से 4 साल में जिस तरह राजनीतिक निष्क्रियता देखने को मिली, वो राजनीतिक क्षेत्र में भी और हम पत्रकारों के भी क्षेत्र में आम जनता भी ये सोचने पे मजबूर है थी और है अभी भी कि आखिर इस निष्क्रियता का कारण क्या है। क्योंकि अगर याद हो तो जिस तरह से मायावती जितना एक्टिव रहती थी और जिस तरह से उनके कमेंट हुआ करते थे, स्टेटमेंट होते थे या कहीं भी किसी भी प्रकार की गतिविधियां हो, तो उसमें सबसे आगे और सबसे बड़ी हिस्सेदारी मायावती की हुआ करती थी। लेकिन बहुत से ऐसे कारण हैं जिनको अभी शायद खुलकर बोला नहीं जा सकता है, उनके कारण मायावती कहीं न कहीं बैकफुट पर आ गई थी और अभी तक वो लगातार थी। रही बात आपके प्रश्न का, तो चूंकि चुनाव के मात्र 5 महीने बचे हुए हैं, 6 महीने जहां तक है, फरवरी में आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए अपने वोटरों को ये समझाने का प्रयास करने के लिए कि नहीं अभी हम हैं और हमारी पार्टी है और आप ही की शुभचिंतक है, कहीं न कहीं इन्होंने बैठकों का दौर या इस तरह की गतिविधियों को उन्होंने शुरुआत की। क्योंकि बीजेपी जिस ढंग से, अगर आप ध्यान दें तो बीजेपी वैसे जैसा खुद कहती है कि 24/7 वो हर समय एक्टिव रहती है, लेकिन विगत 15 दिनों से अगर आपने देखा होगा जिस तरह बीजेपी चुनावों को लेकर, आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज किया है, उससे सभी पार्टियां मजबूर हुई हैं। केवल बसपा नहीं, आप देखें तो सभी पार्टियों में कुछ न कुछ हलचल हुई है और उसमें बसपा जो बिल्कुल निष्क्रिय बैठी हुई थी, यहां तक कि अगर आप देखें कि इस 4 सालों में, 3 सालों में इतनी बड़ी घटनाएं हुई या क्या क्या नहीं हुआ, जहां पूरा विपक्ष सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहा था, वहां बसपा की तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा था और आ भी रहा था तो ऐसा आ रहा था जैसे कि एक नॉर्मल कोई व्यक्ति बोलता हो। तो मतलब उस तरह की जो एक हाशिए पर चली गई थी, आम जनता को खुद एक कंफ्यूजन, खासकर उनके शुभचिंतकों को, उनके समर्थकों को ये लगने लगा था कि क्या पार्टी समाप्ति की ओर है या पार्टी अब खुलकर राजनीति नहीं करना चाहती, चुनावी सक्रियता नहीं लाना चाहती है। तो उसको, उस भ्रम को दूर मिटाने के लिए निश्चित रूप से मायावती कहीं न कहीं हाथ पैर चलाएंगी। लेकिन मायावती का ये अभी राजनीति से नहीं समझ में आ रहा कि भविष्य में जो पिछले 4 साल का उनका एक दौर था, उसके आधार पर वो खुद अकेले चुनाव लड़ेंगी या किसी के साथ गठबंधन करेंगी, क्योंकि उनकी जो खिचड़ी अंदर ही अंदर पक रही है उसको कोई ज्यादा समझ नहीं सकता, क्योंकि 1 मैन शो पार्टी है और वो जो भी डिसीजन होगा खुद लेंगी। जैसा भी आपने पंजाब में देखा, जाकर उन्होंने ले लिया और 20 सीटों का उन्होंने समझौता भी कर लिया। तो उत्तर प्रदेश में वो किस करवट बैठेंगी, किसके साथ हाथ मिलाएंगी, जहां तक उम्मीद एक जगह की जा रही है, लेकिन जब तक वो खुद इस चीज की घोषणा न कर दे, शायद मुझे लगता है कि बोलना थोड़ा या कयास लगाना जल्दबाजी हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम बातचीत करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो बैठक की है उस पर उनकी क्या राय है, उनकी क्या प्रतिक्रिया। प्रेम जी, हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी तो पूरी कोशिश में अभी तक लगी हुई थी, लेकिन अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। क्या लग रहा है आपको, बीते 4.5 साल की जो सक्रियता रही है बीएसपी की, वो लग रहा है आपको कि आने वाला विधानसभा चुनाव में बीएसपी को आगे लेकर जाएगी? देखिए, लगातार
प्राइम न्यूज पर ये चर्चा हो रही थी, बात भी हो रही थी। कल भी हमने बात की थी कि मायावती उतनी एक्टिव नहीं दिख रही है जिस तरह से बीजेपी एक्टिव है। कम से कम जो सपा की बात अगर करें तो सपा भी कम से कम ट्विटर पे और कम से कम जिस तरह से डिस्कशंस होते हैं टीवी चैनलों पर, वहां अपने प्रवक्ताओं को भेजकर बात तो कर देती है, अपना पक्ष सामने रख लेती है। लेकिन आप देखेंगे कि मायावती की तरफ से ना तो प्रवक्ता भेजे जाते हैं टीवी चैनलों पर और ना वो किसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आता है कि उनके स्ट्रैटेजी के बारे में पता चल सके। कल भी यही चर्चा हो रही थी कि सभी लोग कोशिश शुरू कर दी है, सारी पार्टियों ने कोशिशें शुरू कर दी है। प्रियंका गांधी ने भी कल रिपोर्ट मांगी है अपने विधानसभा क्षेत्र से कि कौन-कौन से जिताऊ नेता हैं जो जीत सकते हैं, कैंडिडेट हैं जो जीत सकते हैं। कल हमें सवाल खड़े किए थे कि मायावती कहाँ पर है। पिछले 4-5 सालों की उनकी अगर राजनीति आप देखें तो वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं दिख नहीं रही है, उतना एक्टिव दिख नहीं रही है। लेकिन इस बीच कल जो उन्होंने लखनऊ में बैठक की, इसमें तमाम समुदाय और वर्गों के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ एक लंबी बैठक की और इस बैठक में प्रदेश की राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे इसको ठीक किया जाए, इस संबंध में उन्होंने बहुत लंबी बातचीत की और आगे की तैयारियों को लेकर, चुनाव को लेकर उन्होंने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में होने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि लखनऊ में जो लोग हैं या प्रदेश में जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर काम करें, ग्राउंड जीरो पर फीडबैक दें और बताएं कि वहां पर किस तरह से काम कर रही है और किस पार्टी को वहां पर कितना फायदा हो रहा है और किस पार्टी को वहां पर नुकसान हो रहा है। वो एक आकलन करें और बताएं कि पार्टी को आगे क्या करना है। उन्होंने साफ कहा कि बीएसपी एक अलग पार्टी है, अलग पार्टी तो है, लेकिन वो उन्होंने विचार से और काम करने के तरीके को लेकर सामने रखा और उन्होंने ये भी कहा कि धन्ना सेठों और बड़े बड़े पूंजीपतियों के धन बल और उनके इशारों पर चलने वाली गुलाम मानसिकता वाली ये पार्टी बिल्कुल नहीं है। तो अपने कार्यकर्ताओं को बेसिकली विधानसभा चुनाव जो 2022 का है उसके लिए वो तैयार करने में मायावती भी आगे आई है, लेकिन वो कितना कारगर होता है और आगे किस तरह से वो काम करती लेकिन है। प्रेम जी, सबसे बड़ी बात, मुख्तार अंसारी जैसे चेहरे जब बीएसपी में शामिल हैं तो जो बात कह रही है मायावती की पूंजीपतियों को ज्यादा ध्यान रखने वाली तमाम पार्टियां इस तरीके के वार करते हुए नजर आई हैं, तो ये कहां तक लाजमी है मायावती का ये बयान? नहीं, ये तो राजनीति है अंजलि। जब राजनीति में कोई अपने आप को गंदा नहीं कहता, सब लोग अपने आप को पाक साफ बताते हैं। उनके दामन में कितने भी दाग हो, लेकिन अपने आप को सब लोग पाक साफ बताते हैं। आप देखिएगा कि कोई भी कैंडिडेट या किसी भी पार्टी में जाकर देखिएगा, जब टिकट का बंटवारा होता है, जब टिकटें दी जाती हैं, तो उसमें यही दावा किया जाता है कि हमारे सारे कैंडिडेट पाक साफ हैं, उनपे किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला नहीं है। लेकिन जब आंकड़े सामने आते हैं क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का या कोई और भी आंकड़े जब सामने आते हैं तो कई आपराधिक मामले होते हैं। तो ये कहने कहलाने की बात होती है और जो असली चीज होती है और जब आप धरातल पर उतर के काम करते हैं तो इसका कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये जनता है, ये पब्लिक है और कई बार पब्लिक पर भी अजीब सा एक सवाल उठता है जो जनता है, वोटर है। आप देखिएगा कि वही मुख्तार अंसारी कितने बार चुनाव जीत कर आए हैं, तो आप पार्टी की टिकट दे देती है, उसकी कुछ मजबूरी होती होगी, लेकिन जनता को चुनने की क्या मजबूरी होती है ये समझ में नहीं आता और वो चुनाव भी जीत जाती है। तो ये कहने कहलाने की बात है और इसमें मुझे लगता है कि अब ये मतलब इस पे चर्चा करना भी अब बंद हो गया है। पार्टी और जितने एक्सपर्ट और पत्रकार और दूसरी पार्टियों के लोग हैं, अब इस पर चर्चा भी करना बंद कर दिया, क्योंकि ये हर पार्टी में है। हर पार्टी में जो दागी उम्मीदवार है उनको टिकट मिलता है और अच्छे खासी संख्या में टिकट दी जाती है। लेकिन आपको क्या लग रहा है प्रेम जी कि 2022 का चुनाव इस बार काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि अब बीजेपी है सत्ता में, तो क्या लग रहा है आपको बीएसपी क्या वापसी कर पाएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा जब सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था बीएसपी ने। देखिए,
बीजेपी के साथ बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर रहेगा, क्योंकि वो 5 साल सत्ता पर काबिज है 5 साल से, तो उनके कामों का लेखा जोखा लिया जाएगा, उनको परखा जाएगा। और जिस तरह से ये कोरोना काल गया है, अभी दूसरी लहर में जिस तरह से सवाल उठे हैं, केवल उसका एक मात्र आपको बीजेपी के पास जो सबसे बड़ी समस्या है वो एक कोरोना काल में जो चीजें खराब हुई थी उसका कैसे जवाब दिया जाए, और उसको लेकर हमलावर हो रही पक्षपातियां। आप देखिएगा, जब कभी भी बात होती है, किसी भी मुद्दे पर बात होती है, तो घूम फिर कर बात यहीं पर आती है। आप किसी भी डिबेट में देखिए, रीजनल चैनलों के डिबेट में देखिए, नेशनल चैनलों के डिबेट में देखिए, अखबार में देखिए या कहीं भी देखिए, जब हम किसी भी बिंदु पर चर्चा करते हैं तो घूम फिर कर बात वहीं आती है। सब कुछ होने के बाद भी कोरोना को लेकर जो मैनेजमेंट रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार का रहा हो या राज्य सरकार का रहा हो, इसी पर हर पार्टियां सवाल अभी खड़ा कर रही हैं, क्योंकि ये ताजा मामला है। और सिर्फ कोरोना को लेकर नहीं, कोरोना पोस्ट कोरोना के बाद वैक्सीन को भी लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो हर पार्टियों के पास अभी जो सबसे ताजा मुद्दा है और जिसको लेकर वो सत्ताधारी पार्टी को झेल रही है, वो है कोरोना का मैनेजमेंट। और कोरोना के बाद जो वैक्सीन को लेकर कमी बताई जा रही है, वो तमाम राज्य हैं जो कि गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। प्रेम जी, आप बने रहिए हमारे साथ, और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप चौधरी जी। संदीप जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। धन्यवाद मैडम। संदीप जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि बीएसपी भी अब पूरी कोशिश में जुट गई है कि 2022 के चुनाव में किसी तरीके से पकड़ बनानी है, लेकिन जिस तरीके से देखिए, अभी हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी भी अपनी राय प्रकट कर रहे थे यहाँ पर कि कोई भी पार्टी हो, उसके पास मौजूदा मुद्दे ही है, चाहे वो कोरोना संक्रमण हो या फिर वैक्सीन। तो इन मुद्दों को लेकर क्या आगे बढ़ पाएंगी तमाम पार्टियां? देखिए, मैं प्रेम जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, और जितनी भी पार्टियों का आप विश्लेषण करेंगे उनमें बीएसपी पार्टी सबसे अलग पार्टी है। एक तरीके से मायावती का अपना एक फिक्स वोट बैंक है, और मायावती की जो सीटें हैं वो डिपेंड करती हैं कि वो टिकटों का जो टिकट देने का जो कार्यक्रम है उनका वो किस तरीके से रहता है। वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाती हैं। कभी वो दलित प्लस मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनाती हैं। आपने देखा होगा, अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सांसद है उनकी, अगर आप बात करें बीजेपी के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आप कह सकते हैं। तो उनके डिपेंड करता है उनके कॉम्बिनेशन पर, वो जब भी एक्टिव हो जाएंगी। और आपको बता दूं, सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन बीएसपी के टिकट के लिए मारे घूमते हैं, सबसे ज्यादा पैसा बीएसपी के टिकट के लिए दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि बीएसपी का वोट बैंक का फिक्स होना, वो मायावती के टिकट के साथ जाता है। वो कभी भी कैंडिडेट पे डिपेंड नहीं करता, कैंडिडेट कोई भी सामने से आ जाए, मायावती का वोट बैंक उनको मिलता है। तो मायावती की पार्टी को कभी भी आप हल्के में नहीं ले सकते, और मायावती के लिए ये चीजें मुद्दे नहीं रहते हैं कि आप वैक्सीनेशन हुआ या नहीं हुआ। उनका वोट बैंक हमेशा उनके साथ है। उन्होंने दलितों की राजनीति की है, और आज भी वो दलितों की राजनीति पर डिपेंड है। अगर उन्होंने थोड़ा भी स्टैंड चेंज किया, जिस तरीके से किसानों का मुद्दा है, अगर वो किसानों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाती हैं, मतलब मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाती हैं, तो मुझे लगता है वो यूपी के अंदर उलटफेर कर सकती हैं। कई बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और आने वाले समय में भी वो एक मजबूत दावेदार के तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेंगी। और आपने देखा होगा, उनका गठबंधन के लिए आप हरियाणा में जाएंगे तो हरियाणा में भी उनके साथ बड़ी पार्टियां गठबंधन करने को उतावली रहती हैं। पंजाब के अंदर आपने देखा, अकाली दल की जो पिछली टाइम सरकार थी, उन लोगों ने भी उनके साथ में गठबंधन किया है। और न केवल इन प्रदेशों की बात, आप राजस्थान में जाएंगे, वहां पे भी उनके कैंडिडेट होते हैं, और कई और दूसरे प्रदेशों में भी उनके कैंडिडेट जीतते रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, देखिए लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती थी बीएसपी, और ऐसे में और भी ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाती है। हमने पंचायत चुनाव के नतीजे भी देख लिए, सपा ने तो अपनी पकड़ बनाकर रखी थी, लेकिन बीएसपी वहां पर भी पीछे दिखाई दी। आपके आंकड़े गलत है। लोकसभा में सीट नहीं जीती। लोकसभा में बसपा के कई सांसद मौजूद हैं आज की तारीख में, ऐसा नहीं है। आप पिछली बार की बात करें 2014 की, 2014 में उन्होंने सीट नहीं जीती थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी से ज्यादा सांसद बसपा के संसद में पहुंचे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब ऐसे में क्या देखा जाए, देखिए 4.5 सालों में बहुत ज्यादा सक्रिय भी नहीं रही है बीएसपी, और अब इस बार बीएसपी ने यह भी ऐलान किया था कि किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे।
तो देखिए, चुनाव बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि बीएसपी का जो राजनीति करने का तरीका है बिल्कुल साइलेंट तरीका है। वो अपने प्रवक्ता भी टीवी चैनलों की डिबेट में नहीं भेजती है और इस बीच में उन्होंने कोई लंबी रैली वगैरह इस तरीके के प्रोग्राम भी नहीं चलाए हैं। लेकिन रूट लेवल पर बीएसपी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ता हमेशा एक्टिव हैं, एक्टिव रहे हैं और वो अपनी साइलेंट मीटिंग करते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, जो बैठक हुई है उस पर हम चर्चा करते हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्योंकि कई समुदाय और वर्गों के साथ ये बैठक हुई थी। आखिर इस बैठक के दौरान और क्या कुछ बातें निकल कर आई हैं? देखिए, अभी वरिष्ठ पत्रकार और हमारे प्रेम सर ने, सीनियर सर जो है, उन्होंने बताया कई बातें बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में बताया। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर उत्तर प्रदेश ने अगर उनको सक्रियता दिखानी तो उनको मुस्लिम वोट बैंक और किसानों को अपनी ओर खींचना होगा। और एक फिक्स मुद्दा है बसपा सुप्रीमो मायावती का राजनीति करने का। और बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा दलितों की बात करते हैं, वंचितों की बात करती हैं और उसी आधार पर हमेशा जो है चुनाव लड़ती हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब जब चुनाव हुए हैं तो उन्होंने दलितों की आवाज उठाई है, दलितों की बात की। लेकिन ये बात सच है कि जिस तरह से पार्टी की पक्ष रखना और चुनावी सक्रियता के जब चुनाव का ऐलान होना है उससे पहले कहीं ना कहीं अपनी सक्रियता दिखाना, तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसपे बसपा सुप्रीमो मायावती अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ जरूर बना रही हैं और ये साइलेंट राजनीति करने का काम करती हैं। और क्या होगा ये 2022 में, ये अभी फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने अंदर ही अंदर नेताओं को चुनना शुरू कर दिया है कि किस आधार पर कौन कौन किस तरह से राजनीति की जाएगी। और एक बड़ा वोट बैंक इनकी ओर खींचता है, क्योंकि कानून व्यवस्था के मामले में हमेशा बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा आगे रही हैं और कोशिश की गई है कि वो हमेशा जो है दलितों की आवाज उठाएं। अगर मुस्लिम उनकी ओर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अगर उनके ऊपर जो दलित पूरा वोट बैंक जो उनके हमेशा रहता है वो अगर उनके साथ रहता है तो शायद बसपा सुप्रीमो मायावती का जो उत्तर प्रदेश जनाधार खो चुकी है वो शायद उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वापस आ सकता है। और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, जैसा कि दलितों और मुस्लिमों के वोटों की बात की जा रही है, तो क्या दलित और मुस्लिम वोट के सहारे ये चुनाव जीता जा सकता है? तो जैसा कि हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और कई समुदाय और वर्गों के साथ ये मीटिंग जारी रही लखनऊ में। और जैसा कि हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं जितेंद्र भी। जितेंद्र, पहले सपा के साथ चुनाव लड़ चुकी है मायावती और फिर उसके बाद अचानक से मायावती ने सपा का साथ भी छोड़ दिया। अब पंजाब में जो गतिविधि देखी जा रही है कि अकाली दल के साथ मायावती का गठबंधन हुआ, तो आखिर क्या कहा जाए, क्या मायने निकाले जाए इस सबके? और बीजेपी प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। धन्यवाद। संजीव जी, अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। आप आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर क्या बीएसपी को एक बड़ी चुनौती के तौर पर देख पा रहे हैं, क्योंकि मायावती का भी उत्तर प्रदेश में एक समय में सिक्का बोलता था? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके की स्थितियां हैं, वहाँ एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो जनता के घर में है, जनता उसको समझ रही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जिस तरीके से काम किया है, बेहतरीन काम करके जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर पर भी विजय पाई है, मैं समझता हूँ कि उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता को अब निर्णय लेने में कोई भी किसी तरीके की कठिनाई नहीं है। और ये जो क्षेत्रीय दल हैं, मैं समझता हूँ चाहे बीएसपी हो चाहे एसपी हो, इनको अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल होगा। लेकिन देखिए, अभी तक ये देखा जा रहा था कि वोटों की जब बात की जाए कि कांग्रेस के पास तो बेस वोट बैंक नहीं है, लेकिन मायावती के पास बेस वोट बैंक है। चाहे वो दलित समुदाय की हम बात कर लें, चाहे वो मुस्लिम समुदाय की बात कर लें। देखिए, आपका बड़ा चैनल है और अब इन लोगों ने हर तरीके से गठबंधन करके, चाहे वो 2017 का चुनाव हो चाहे 19 का हो, ये सारे गठबंधन कर चुके हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया, फिर 2019 में लोकसभा के चुनाव में सपा और बसपा ने गठबंधन किया,
तो ये सारे तिकड़मबाजी करके ये लोग देख चुके हैं और अब इनका कहीं कोई किसी तरीके का कोई मुद्दे हैं नहीं इनके पास। जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। उस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों को अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल होगा 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव। लेकिन जिस तरीके से मायावती का जो छटनी अभियान चला था, तो आपको क्या लग रहा है कि बीएसपी को ये छटनी अभियान महंगा पड़ सकता है? देखिए, ये उनकी अपनी पार्टी के अंदरूनी मामला है, किसको रखती हैं किसको नहीं रखती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जब बसपा में कुछ रह ही नहीं जा रहा है तो मुझे लगता है कि उस पर हमें टिप्पणी करना उचित नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और मायावती ने यह भी बात कही है कि पार्टी के लोग कैडर पर भरोसा करें और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि लगातार बैठक भी जारी है तमाम दलों की और कांग्रेस भी अब इस दौड़ में आगे आ रही है। लेकिन जब बात आती है बीएसपी की, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन ये भी देखा गया है कि कई बड़े चेहरों को बीएसपी ने अपनी पार्टी से निष्कासित भी किया है। तो ऐसे में कई तरीके की मुश्किलें हैं और इन मुश्किलों का सामना कैसे करती है। और बीजेपी प्रवक्ता विजय खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, क्या आपकी प्रतिक्रिया है बीएसपी की बैठक को लेकर, जो हाल ही में अभी बैठक भी की है और तमाम पार्टियों को लेकर सवाल भी उठाए हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने? अगर आप मायावती जी का राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो 2-3 बातें ऐसी हैं जो हमेशा होती ही हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक तो है मायावती चाहे जितनी डाउन हो वो रिबाउंस बैक करती हैं हमेशा। ये आप देखेंगे, नीचे जाएंगी उनकी पार्टी गिर जाएगी और फिर उठ के एकदम से खड़ी हो जाती है, इसका पता लगता नहीं कभी, और ये 3-4 बार हो चुका है। अब पिछली बार भी देखें अगर तो यही हुआ था कि विधानसभा में बिल्कुल गिर जाने के बाद, नीचे होने के बाद एकदम से लोकसभा में दुगनी सीटें आ गई सपा से। सपा की जहां 5 आई तो मायावती जी की बीएसपी की 10 सीटें लोकसभा में आई पिछली बार। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए मायावती जी में ये हिम्मत है कि अपने बड़े से बड़े नेता को निकालने वो एक सिंग लगाती हैं, चाहे वो राजभर हो, चाहे वर्मा जी हो, कोई हो, लीडर हाउस को भी निकालने में 1 मिनट नहीं लगाती, क्योंकि वो जानती हैं कि उनकी वजह से उनके नेता जीतते हैं। बाकी पार्टियों की स्थिति अलग है और इस बात में वो बिल्कुल श्योर रहती है, इसीलिए 10 लोकसभा सीटें जीत गई वो। तो ये मान के चल रही है जब 10 लोकसभा सीटें उनने जीत ली अभी अकेली दम पर, तो वो सोच के चल रही है कि सपा से तो उनको ज्यादा सीटें मिलने ही वाली हैं। मैं आज आपको बता देता हूँ, पार्टी प्रवक्ता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मैं सच ये बता सकता हूँ आपको कि सपा से मायावती की सीटें अधिक आएंगी। आप आज नोट कर लीजिए इस बात को। वो रिबाउंस बैक करने का समय है ये उनका। अब वो रिबाउंस बैक करेंगी और सपा जो अभी जो इतना उधम कर रही है कि हमको हमारा ये जुलूस वो जुलूस, क्योंकि कहीं सपा नेता गए नहीं इस कोरोना में। मायावती जी पर भी यही आरोप आप लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल विजय जी और प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की इस तरीके की बयानबाजी पर और सक्रियता पर। अनुराग जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ा था आपने? देखिए, हम समाजवादी लोग हमेशा समाज की चिंता करते हैं और समाज को कैसे आगे ले जाना है, जनता को कैसे आगे ले जाना है, जनता की समस्या का समाधान कैसे करना है, इसके बारे में हम ज्यादा चिंता करते हैं। और हमारा मतलब तो जनता से ही होता है। कौन कहाँ क्या अपना कर रहा है, सबको अपना अपना करना चाहिए और करते भी हैं लोग, लेकिन हम समाजवादी लोग सिर्फ और सिर्फ जनता की बात करते हैं। कोरोना से जनता कैसे जूझ रही है, कैसे बेरोजगारी से, महंगाई से जनता की कमर टूटी है, कहाँ हम उनको सामाजिक न्याय दिला सकते हैं, कहाँ हम उनकी मदद कर सकते हैं, इसके बारे में समाजवादी लोग चिंतित रहते हैं और समाजवादी उसी में अपना काम करते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय ना हो, उसको न्याय मिले, उनको पूरा रोजगार मिले और सम्मान मिले, कैसे महिलाओं का सम्मान बरकरार रहे, इस पे समाजवादी अपनी नीतियों को लेके उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। यही हमारा उद्देश्य होता है और कैसे हम उनके दुख सुख में शामिल हों, कैसे उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के चले, ये हमारी नीति होती है। ये समाजवादी सोच है। देखिए, ये तो समाजवादी सोच है जो आपने प्रकट की है अनुराग जी, लेकिन बीएसपी को लेकर आपकी क्या सोच है?
मेरी बात अभी भी नहीं समझे। मैंने पहले एक शब्दों में आपको बोल दिया, मेरी चिंता जनता के लिए होती है, हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को हम कैसे सम्मान दिला पाए, उनको मुसीबत से कैसे निजात दिला पाए, उनको कैसे अपने पैरों पे खड़े कर पाए, कैसे वो पूरे हिंदुस्तान में अपना सीना चौड़ा करके सर उठा के जिए, ये हमारी प्राथमिकता है। हम उनके साथ, हमें उनको आगे ले जाना है, हमें उत्तर प्रदेश का विकास करना है, हमें उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाना है पूरे देश के अंदर में, ये हमारी प्राथमिकता है। तो हमारी प्राथमिकता सिर्फ जनता है और जनता के साथ उसको आगे ले जाना है। विजय जी, आप क्या कहेंगे अनुराग जी के इन बातों को लेकर? बीएसपी को लेकर साफ तौर पर कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं अनुराग जी। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है और जनता के हित में ही सोचती है। तो इस तरीके के जब जवाब सामने आते हैं तो क्या कहा जाए आखिर? अगर पुराना भी इतिहास देखेंगे, अभी का भी देखेंगे अगर, तो एक बात स्पष्ट है कि सपा सिर्फ जहां यादव और मुस्लिम का जहां कॉम्बिनेशन है वहीं वो जीते। 5 सीटें लोकसभा की जीते हैं, 2 प्योरली यादव बेल्ट में और 3 प्योरली मुस्लिम बेल्ट में। इसके अलावा वो 1 सीट नहीं जीत पाए पूरे उत्तर प्रदेश भर में लोकसभा में। ये अपने आप में एक बात है कि जिस गणित से जीतते हैं वो गणित मुस्लिम वाला इनका फेल होगा इस बार, क्योंकि मायावती जी के पास फिर जो दुखी मुस्लिम है वो मायावती को बड़ा लीडर मानते हैं, अपना ज्यादा हमदर्द मानते हैं अल्पसंख्यक लोग। तो ये वोट इनका अब बटेगा और उसी वोट की दम पर ये इतना ज्यादा उछलते हैं। बाकी आम नागरिक जो पिछले इनकी सरकार में दुखी था अपराधी तंत्र से, वो बड़ा रिलैक्स फील कर रहा है। तो एक तरफ तो कहीं योगी जैसा नेता जिसके आगे कोई कहीं टिक ही नहीं रहा है, ना काम में, ना ईमानदारी में, ना उसके प्रोजेक्ट में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, कहीं कोई टिक नहीं रहा। इनमें से कोई मुकाबला ही नहीं रह गया है। माने ये तो बहुत ऊपर और नीचे की बात है। अब ये जरूर है कि मायावती का आना और एक्टिव होना इस सपा को भारी नुकसान पहुंचाएगा। भारतीय जनता पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जातिगत वोट है नहीं, हर समाज में, हर वर्ग में वोट है भारतीय जनता पार्टी का। ये बात जरूर है कि हमारे पास अल्पसंख्यकों का वोट बहुत कम है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन बाकी जहाँ तक सवाल है, हमारे पास हर जगह का वोट है, इसलिए वो वोट बैंक नहीं कट सकता है। वो करने वाला है सपा का। जितनी मायावती एक्टिव होती जाएंगी उतनी सपा का नुकसान होता चला जाएगा। और वैसे भी सपा पिछली बार इतनी गिर गई है, ये वो सामने पता लग रहा है। और कोरोना में अपनी नाक कटवा ली इन्होंने, ये कह के कि वैक्सीन से नपुंसक लोग हो जाते हैं, ये कह के वैक्सीन तो भाजपा की, ये सब अपना मट्टी कर ली जो उन्होंने। लेकिन ये देखिए विजय जी, आप ये सपा के लिए बातें कह रहे हैं कि सपा को नुकसान हो रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए आप बीएसपी को कैसा मानते हैं? इसका हमसे ज्यादा फर्क पड़ना, हमने आपसे बताया ना, उनका आप देखो ना, पिछला अभी मायावती का सपा के बीच में एक अल्पसंख्यक वोट की लड़ाई होती है। दूसरी क्या है, यादव उनके पास जाते हैं तो इनके पास शेड्यूल कास्ट में खास तौर से, विशेष तौर से उनकी अपनी जाति के लोगों का भरोसा उनके ऊपर ज्यादा बना रहता है। तो अगर आप ये मान के चलेंगे, अगर हमको तो हर समाज में जो वोट मिलना है वो तो मिलना ही है, कमिटेड वोट है भारतीय जनता पार्टी का और लीडरशिप का, योगी जी का प्लस मिलेगा। और जो कटाई होनी है वो सपा की ही होनी है, और जितनी सपा आगे बढ़ जाएगी उतनी उसकी मट्टी होनी है। एक बात और बता दूं, मायावती जी ने अभी एक बात और बोली थी कुछ दिन पहले, कुछ भी हो जाए हम एक बार किसी और भी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं, किसी और माने तो भाजपा हो सकती है, अब कांग्रेस तो आनी नहीं पावर में, कोई भी हो सकती है, पर मैं सपा को किसी तरह समर्थन नहीं दूंगी, ना उसकी सरकार बनने दूंगी। तो ये सोच के इन्होंने कि अंतिम में कहीं सपा और उसके बीच में, उनके बड़े लीडर के बीच में कुछ हो ना रहा हो, चल ना रहा हो, तो उन्हें बड़े सबको निकाल दिया। मायावती का तो वो है कि जो उनकी सीट से लड़ेगा और जीतने वाला होगा वो जीत जाएगा, बड़े छोटे का कोई सवाल ही नहीं उनके यहाँ होता है। इसीलिए उनकी हिम्मत है, चाहे नसरुद्दीन हो, चाहे कुशवाहा जी हो, अब चाहे राजभर जी हो, किसी को भी निकालने में 5 मिनट नहीं लगाते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी तमाम बातचीत करने के लिए। तो अब ये देखना होगा कि 2022 का जो चुनाव है वो सभी पार्टियों के लिए मिशन है, और बीएसपी भी इस दौड़ में है, कांग्रेस भी इस दौड़ में है, सपा भी इस दौड़ में है और बीजेपी भी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। तो देखना होगा आखिर आगे क्या कुछ एजेंडे सेट किए जाते हैं। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।